लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराया था। यस सर। एस वर्मा से कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को। यस सर। होमवर्क में कुछ डाउट पूछना है। होमवर्क में से एक डाउट पूछना है। हाँ सर। फटाफट पूछिए। जल्दी। सर एच वर्मा का 24th तो समझा नहीं। 24th और हाँ सर 23rd भी। 23rd 24th और बोलो। वाह बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों ने तो होमवर्क होमवर्क नाम का कोई चीज करता ही नहीं है लगता है। सर 16 17 कौन सा? 16 17 और 19। सर होमवर्क किया पर डाउट नहीं है। 16 17 19 और पूरा ऐसी और मैं बोला था करने को ना मैंने। नो सर 1 to 12 and यस सर। 1 to 12 केवल बोला था। नहीं नहीं सर वो नहीं सर, group थोड़ा में- नहीं सर पूरा बोला था। एक बार देखो तो जरा सा ग्रुप में मैसेज कुछ भी तुम लोग मतलब। सर लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने लाइक 32 तक बोला था, उसके बाद आपने फुल करने को बोला। नॉन इनर्शियल आपने पढ़ा था। 37 और बोलो। 34 बस। 34th 37 भी। 37th हो गया सबका या किसी को कुछ ऐड करना है? सर असाइनमेंट में से भी है। असाइनमेंट 2 का फर्स्ट वाला मुझे लाइक फर्स्ट पार्टी गलत आ रहा है, एक्सीलरेशन। ठीक है असाइनमेंट देखते हैं पहले, श्योर मैं खत्म करूँ। असाइनमेंट में तो बहुत डाउट होंगे। वन नोट मेरा कहाँ गायब हो गया? बोला है।
सर एचसी वर्मा में स्प्रिंग टाइप के क्वेश्चंस मतलब 2-3 से ज्यादा थे क्या हुआ? जो आपने दिया था ना एक्सरसाइज एचसी वर्मा से, उसमें स्प्रिंग टाइप के क्वेश्चन कुछ 4-5 थे। ठीक है, स्प्रिंग सिखाऊंगा तो सीख जाओगे। स्प्रिंग 2 मिनट का। देखो, इसमें ये g/10 से ऊपर जा रहा है। यस सर। तो इसका वेट 3g नीचे, यस। इसका वेट 1.5g नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग T ऊपर, टेंशन इन द स्ट्रिंग T ऊपर। इसका एक्सेलरेशन अगर a नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन उतना ही a ऊपर होगा, है ना? यस सर। अगर हम लिफ्ट के फ्रेम से देखें तो इस पर एक स्यूडो फोर्स 3g/10 इधर लगेगा और इस पर एक स्यूडो फोर्स 1.5g/10 इधर लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो 3g + 3g/10 - t is 3a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो t - 1.5g - 1.5g/10 is equal to 1.5a। ऐसा होगा। यस सर। इन दोनों को ऐड करके a निकाल देंगे और किसी एक में पुट करके t निकाल देंगे और जब t मिल जाएगा तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 2t के बराबर होगी। यस सर। तो हो गया आंसर, है ना? तो ये हो गया 33g/10 माइनस, ये कितना होगा? सर 16.5g/10 16.5g/10 is equal to 4.5a। सर आपने सिर्फ 16g लिखा है। 16.5 होगा ना ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा? सर 16.5g/10 g/10 कॉपी कर लेंगे और ये हो जाएगा 16.5। यस सर। दिस इज इक्वल टू 4.5a। तो a की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू हो गई 16.5g/45। ऐसा हो गया। इस a को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो t मिल जाएगा।
बोलो। यस सर। तो टी कितना हो जाएगा? 33g/10 minus 3a, that is 3 into 16.5g upon 45, ऐसा कुछ होगा? बोलो। तो फटाक से बताओ टी कितना हुआ सॉल्व करके। सर 11 1.1 1.1 क्या 1.1? सर टेंशन वुड बी -1.1 ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। कितना 1.1 आया ये? तो टेंशन 1.1 आया, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सर 1.1 नहीं आया, वो 3 into 16.5 डिवाइडेड बाय 4.5 है ना, उसका वैल्यू 1.1 आया, तो 33 minus 1.1 आएगा चलो मैं कर देता हूँ, 1.9। तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठना है मुझे अब। सर टेंशन 22 आ रहा है। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 11g/10, ठीक है? 11 नहीं, 22g/10, ठीक है? तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? इसका डबल है आंसर। इसने पूछा था, बताओ है आंसर? बोलना बेटा, किसने पूछा था? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो। ये था 16 के बाद कौन सा पूछा था? 17। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फटाफट करते चलो। वन नोट के चक्कर में थोड़ा टाइम भी पहले चला गया। 17 इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये अभी नहीं है, सीख जाओगे वैसे 2 सेकंड का ही काम है, पर ठीक है बाद में देखेंगे। 17 के बाद 19 पूछा था ना किसी ने? यस सर। देखो, the force of buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B in upward direction and remain constant. तो एक बलून है, जो बलून अपवर्ड, जिस बलून पर, ये मान लो बलून है, इस बलून पर अपवर्ड डायरेक्शन में बुआंसी बी कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, ऐसा लिखा है। यस सर। यस सर। The force of air resistance on the balloon acts in opposite direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass capital M and is found to fall down near the earth's surface with constant velocity v. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है और इसका मास है कैपिटल M।
मतलब इस पर कैपिटल mg नीचे एक्ट कर रहा होगा और नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस सम कांस्टेंट इनटू v ऊपर एक्ट कर रहा होगा, यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है मतलब b प्लस के वी, इसकी वैल्यू mg के बराबर होगी, है ना? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। How much mass should be removed from the balloon so that it may rise up with constant velocity v? अब इसमें से कुछ मास को फेंक दिया नीचे, तो कुछ मास को नीचे फेंक दिया जिसकी वजह से ये ऊपर जाने लगा, तो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। मान लो स्मॉल m मास को नीचे फेंक दिया, तो अब क्या बचा यहाँ पर? कैपिटल M माइनस स्मॉल m बचा, वो नीचे लगेगा, ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस K इंटू वी नीचे लगेगा, बॉइंट फोर्स B हमेशा ऊपर लगेगा और कांस्टेंट है, ऐसा बोला है। तो अब ऐसा होगा, तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? B अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा होगा, क्या हो गया ये? ये मिटता भी नहीं, अच्छा इसको देखेंगे बाद में। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू के वी प्लस m माइनस m इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। यस। अच्छा, इसमें से k वाला टर्म तो मालूम नहीं है, ये हमने अपने मन से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोपोर्शनल है, मुझे स्मॉल m निकालना है। तो अगर मैं किसी तरह इस k को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। यस मैं सर। इसको लिख दूंगा b माइनस के वी इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो के वी वाला टर्म चला जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, मुझे यही स्मॉल m ढूंढना है ना? यस सर। So small mg is equal to 2 times capital mg minus 2 times b, तो g हटा दो, तो small m is 2 times capital M minus 2 times b, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। सर 2b/g आना चाहिए। b अपॉन g, हाँ ऐसा ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, देखो तो, यस सर। है ना? 19th हो गया, नेक्स्ट बोलो। और क्या क्या था? 17 स्प्रिंग है, वो देखोगे तो हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई नहीं। 19th हो गया, 23 24 ये हो जाएगा, तो आज ही स्प्रिंग कर दूंगा, ये भी हो जाएगा। 23 24 क्वेश्चन नंबर 23।
23 तो पिछले होमवर्क का डाउट होना चाहिए था, अभी पूछ रहे हो तुम लोग। तो लास्ट टाइम HCV डिस्कस नहीं हुआ था इसलिए। एससीवी डिस्कस नहीं किया है पहले मैंने। नहीं सर, मतलब अगर बैच रीशफलिंग के पहले ग्रीन हाउस में हुआ होगा तो पता नहीं, बट उसके बाद तो नहीं हुआ था। अच्छा, बैच शिफ्टिंग के पहले बताओ, एक बार कर चुके होंगे मुझे याद है। Anyway, ऐसे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और ये इसका डायग्राम है। देखो लिखा है द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, फाइंड द टाइम लैप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। ये बताओ M1 M2 में लार्जर मास कौन है? सर M2। सर M2 क्या मास दिया है? 0.6 kg। अच्छा, तो M2 है मेरा 0.6 kg और M1 है शायद 0.3, जहां तक मुझे याद है। हाँ सर। ठीक है, तो पहले तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा? 6 - 3 अपॉन 0.9 होगा। सबको समझ आया मैंने क्या किया कि नहीं? हाँ सर समझा। यस, नहीं देता है फिर तुम लोग कहोगे कि M2G नीचे, T ऊपर, M1G नीचे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब लिखने जाओगे तो A मिलेगा टोटल ड्राइविंग फोर्स दैट इज M2 माइनस M1G अपॉन टोटल ड्रिवन मास दैट इज M2 प्लस M1, यही मिलेगा। यस सर। तो 0.3 अपॉन 0.9 G/3 आएगा एक्सेलरेशन। यस सर। अच्छा, G/3 इसका नीचे की ओर, इसका ऊपर की ओर। अब देखो द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड। ध्यान से समझो इसका क्या मतलब है। फॉर अ मोमेंट मतलब नीचे वाले मास को पकड़कर रोक दिया, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की, पहले वो निकाल लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। हाँ सर। यस सर। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड 2G/3 होगा। यस सर। अच्छा, तो जैसे ही इसको पकड़ के रोक दिया तो M1 का मोशन और M2 का मोशन ध्यान से देखो। M1 के पास स्पीड अभी हो गई 2G/3 ऊपर की ओर, और इसके पास स्पीड हो गई 0, क्योंकि इसको तो हाथ से पकड़ के रोक दिया है ना। अब इसको छोड़ेंगे यहां से तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी से नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन तो स्लैक हो गया। जब तक दोबारा स्ट्रिंग टाइट नहीं होता है ये मोशन अंडर ग्रेविटी से नीचे जाएगा। यस सर। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी से ऊपर जाएगा, है ना। तो पूछा है कि दोबारा स्ट्रिंग कितनी देर के बाद टॉट होगा, यही पूछा है। यस सर। टॉट कब होगा? जब इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, तब स्ट्रिंग दोबारा टॉट हो जाएगा।
Yes, sir. तो सर ये नहीं समझा क्या नहीं समझा बताओ। सर, अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने पर कैसे डॉट होगा? अपवर्ड ये इधर से ऊपर जाने से स्ट्रिंग जितना स्लैक हुआ और नीचे जितना आया वो दोनों इक्वल होगा, तब ये स्ट्रिंग दोबारा डॉट होगा ना। अच्छा हाँ, ओके सर। तो इसका अपवर्ड डिस्टेंस मान लो S1 है और इसका डाउनवर्ड डिस्टेंस t टाइम के बाद S2 है, तो ये S1 S2 इक्वल हो जाएगा, तब स्ट्रिंग डॉट हो जाएगा, है ना। यस सर। एट द मोमेंट a string become dot again. S1 is equal to S2, तो S1 को मैं क्या लिखूंगा, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और S2 को क्या लिखूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हाफ GT स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। यस सर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा UT इज इक्वल टू GT स्क्वायर, बोलो। तो यहां से T मिलेगा U बाई G, तो U कितना मिला था, 2G अपॉन 3 अपॉन G, दैट इज 2/3 सेकेंड्स, है आंसर। हाँ सर यही। हाँ सर। आया समझ में सबको। सर वेलोसिटी 2g/3 कैसे आया वो एक बार बताओ। V इज इक्वल टू U प्लस AT। एक्सीलरेशन मिल चुका है, हाँ तो एक्सीलरेशन अगर मिल चुका है तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ सर समझ। पक्का। पक्का Yes, समझ sir. आया। जल्दी कॉपी करो फटाक से। कॉपी हो जाए तो बताओ, आगे बढ़ूं। आगे बढ़िए। हो गया, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट 24th देखो, दिख रहा है। हाँ सर। मुझे याद आ रहा है, सब पहले डिस्कस किया है मैंने। चलो ऐसे देखो, 32 से इधर पुल हो रहा है, 20 से इधर पुल हो रहा है, तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 32 माइनस 20 अपॉन 3 होगा। यस सर।
3 kg इसका मास है, तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। किधर होगा? तो इधर होगा, होगा। यस सर। Yes, sir. अब देखो कह रहा है ये 10 kg वाला 20 kg वाले पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो टोटल मास 3 kg है, तो कॉमन सेंस है ये 10 सेंटीमीटर वाले का 1 kg होगा और 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट का 2 kg होगा, होगा। हाँ सर। 20 kg वाले पर 32 इधर लग रहा है और 1 kg वाले पर 20 न्यूटन इधर लग रहा है, यही मतलब है। और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इस पर इधर लगा रहा है और ये इस पर उतना ही इधर लगा रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ से, यही वाला फोर्स F मुझे निकालना है। और दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है और इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आया? Yes, sir. यस सर। तो दोनों में से किसी एक का इक्वेशन ले लो, बोलो किसका ले लूं? 1 kg। 1 kg का, तो 1 kg वाले का हम लिखेंगे F minus 20 is equal to 1 into A. So F is equal to 20 plus A, that is 24 न्यूटन दिख रहा है आंसर? बोलिए। यस सर। तो 24 के बाद 23 24 हो गया, 34 37। ठीक है, ये कॉपी कीजिए, तब तक मैं 34 क्वेश्चन पीछे से कॉपी करता हूँ। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? बोलो आगे बढ़ूं, लिख लिया सबने? Yes. यस सर। 34 किसने पूछा? बोलो। Well, ये तीनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन है, तीनों क्वेश्चन में मतलब इसमें 3 पार्ट है A B C, तीनों में एक बात कॉमन है, जब लगे कि हो जाएगा तो बता देना। इसमें देखो ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये 2A से आगे आएगा, ये बात समझ आई? जिसने पूछा था बताओ तो जरा। बोलो बेटा, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। हाँ सर, हाँ। जिसने पूछा था वो बताओ। Yes sir, yes समझा। समझा। दूसरा, उसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन 2T होगा। ये 5 kg पर ये फोर्स 5G इधर लगेगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5G minus 2T is 5A। ऊपर वाले को लिखूंगा T is equal to 2 into 2A।
बोलो बेटा। बोलो, जिसने पूछा था बताइए। Yes, sir. सॉल्व हो जाएगा अब। हाँ सी में देखो, सेम स्टोरी सब में है। सी में भी ये वाला पुली अगर 1 kg का ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया तो ये 2 kg वाला 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। आएगा। इस पर 2g नीचे। बोलो, समझे या नहीं? yes, sir. ये अगर t है तो ये 2t होगा, गोइंग बाय द सेम लॉजिक प्रीवियस वन। और ये g नीचे, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे कि 2g माइनस t इज इक्वल टू 2 इंटू 2a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? 2t माइनस g इज इक्वल टू 1 इंटू a। लिखेंगे। Yes, sir. ये भी सॉल्व हो जाएगा सी पार्ट। हाँ sir. पक्का? हाँ sir. ये आगे भी मैं कर दूं? बोलो सोच के। नहीं सर, हो जाएगा. तो बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, ए पार्ट भी देखो सेम स्टोरी। बी अगर थोड़ा x ऊपर जाएगा तो a 2x नीचे आएगा, या अगर b x नीचे आएगा तो ये 2x ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन 2a अपवर्ड होगा, है ना। Yes, sir. इसका वेट 4g नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग T ऊपर। इसका वेट 5g नीचे और इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग 2t ऊपर होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो 5g माइनस 2t इज 5a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू 2a। मिल जाएगा तीनों ही केस में। बोलो बेटा, तीनों का आंसर मिलेगा 34th का? जल्दी से मुझे आंसर सॉल्व करके यस बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉन्फिडेंस भी तो आपको आना चाहिए। जल्दी से फटाक से कॉपी कीजिए, सॉल्व करके तीनों का आंसर लाइए, बोलिए हो गया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
सर बोलो आंसर। बोलो। सर पहले वाले का -G/7। नहीं, बुक से चेक करो, मुझे आंसर थोड़ा नहीं आता है। सर G/7 फर्स्ट वाले का। बुक से देखो आंसर मैच किया हाँ है। सर, हाँ मैच करता है। मैच कर रहे हैं? ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट 34th के बाद 37th पूछा था शायद। यस सर। देखिए यही क्वेश्चन है। A monkey Yes, sir. climbing on a rope goes over a smooth light pulley and support the block of equal mass at the other end. तो देखो इस मास पर टेंशन T ऊपर लगेगा और इसका mg इधर लगेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. So that whatever force the monkey exert on the rope, the monkey and block move in the same direction. तो यहाँ T लग रहा है, मतलब ये मंकी इस स्ट्रिंग को T फोर्स से नीचे पुल कर रहा होगा। आप जितने फोर्स से जिम में पुल अप एक्सरसाइज किया है, तो आप रॉड को नीचे पुल करते हो तो रॉड आप पर उतना ही फोर्स ऊपर लगाता है और आप ऊपर उठते हो। यही कहानी है। तो मंकी रोप पर टी फोर्स अगर नीचे लगाया तो रोप भी मंकी पर टी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा। लगाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और मंकी का खुद का वेट mg नीचे लगेगा। है ना? दोनों का मास और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम एग्जैक्टली सेम है। इस पर भी टी ऊपर mg नीचे, इस पर भी टी ऊपर mg नीचे, दोनों का मास सेम है। Yes, sir. है ना? तो टी अगर mg से ज्यादा है तो ये जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक भी एग्जैक्टली उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। या अगर मंकी स्लिप डाउन होता है तो मंकी जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। आई बात समझ में? सो नेट फोर्स ऑन मंकी and block are equal, है ना?
also since mass of both of them are also equal, hence acceleration 2, है ना, यही प्रूव करना था अपने को। आया समझ में? बोलो बेटा, जिसने पूछा था आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। सर इसका लास्ट मतलब क्वेश्चन करा लास्ट पार्ट नहीं समझा। इफ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट द सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस, मतलब क्या है इसका? अरे तो दोनों के बीच सेपरेशन नहीं चेंज होगा ना। ये जो इसके बीच का सेपरेशन है ये हमेशा वही रहेगा क्योंकि दोनों आमने सामने रहेंगे। ओके ओके, हाँ सर। सर ये सिचुएशन ऐसी है क्योंकि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है ना। स्ट्रिंग कांस्टेंट है, किसने कहा नहीं है? मतलब सर वो क्लाइंब करे तो स्ट्रिंग के ऊपर जा रहा है, मतलब वो तो वो स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है, वो नीचे खींच रहा है, खुद ऊपर चल रहा है। हाँ सर। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एक अच्छी किताब है टिपलर की फिजिक्स, तो टिपलर वाले बुक का ये क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा इसको ऐसे कर दिया है कि इधर मंकी है, इधर उतने ही वेट का बनाना है, मंकी को बनाना खाना है, इस तरह का स्टोरी बनाया हुआ है, वहीं से इसको ऐसा कॉपी करके छोटा किया है। आया समझ में? दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। यस सर। अब इस प्रोसेस में क्या, ऐसे समझो, अगर एक साइड बनाना है मंकी के वेट के बराबर, अब दिक्कत क्या है कि मंकी बनाना खा नहीं सकता है, और अगर एक भी बनाना खा लिया तो बनाना का मास कम या ज्यादा हो गया, अब उसको बनाना दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा ना। नहीं समझा? हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया एससीवी का डाउट खत्म। अब मैं आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ा देता हूं, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। मेजर टेस्ट खाली यही इधर तक ही आएगा। क्या मेजर टेस्ट में इधर तक कब है मेजर टेस्ट? सर सितंबर 12 12 को है अभी। हाँ हाँ, तो तब तक तो यही आएगा। सिलेबस में क्या लिखा है? तो देखना है। सर एनएलएम एक्सक्लूडिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सक्लूडिंग? हाँ सर। अच्छा, तो वो भी हो गया, उसको भी इंक्लूड करा दूंगा मैं, को घबराओ मत, सिलेबस को चेंज करा देंगे। नहीं एक सेकंड सर, वो शायद लास्ट एक सेकंड सर। खाली एनएलएम एनएलएम पूरा नहीं सर सॉरी, वो लास्ट टाइम का देख लिया गलती से। अच्छा फुल देखेंगे, एनएलएम है। देखेंगे वो सब बाद में, अभी छोड़ो, मुझे याद नहीं है। अब आ जाओ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फर्क क्या है? सर स्प्रिंग स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल। कांस्टेंट। दो सिनेरियो देखो, सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर मैं फोर्स लगाकर इधर पुल करूं तो क्या होगा? इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, हाँ सर। तो इसका लेंथ यहीं से कर देता हूं। तो इसको हटा बाद में। तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, इसका लेंथ इंक्रीज तब तक करेगा और इंक्रीज करके रुकेगा एक जगह। ऐसा थोड़ी ना कि इंक्रीज करता रहेगा। बोलो। यस सर।
Yes, sir. ऐसा नहीं है ना कि इंक्रीज करता ही रहेगा। तो इसका फोर्स थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है और ये स्प्रिंग जिस फोर्स से रेजिस्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हो गए। Yes, sir. स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ, तो स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। Yes, sir. तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये स्प्रिंग फोर्स अपने एक्सटेंशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू x होती है। ये जो सम कांस्टेंट है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये एनएलएम में आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये जो k है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? इसी तरह एक दूसरा सिनेरियो देखो। ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को फोर्स लगाकर पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं कि हम पुश करते जाएंगे, जितना पुश करेंगे उतना पुश होगा, ऐसा नहीं है। नो सर। तो स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस हुआ बाय एन अमाउंट x। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इधर और स्प्रिंग का फोर्स इधर होगा ना। तो देखो, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और स्प्रिंग को जब इलोंग करते हैं तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दोनों ही केस में फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग is always equal to spring constant into x। x यहाँ पर इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आए? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो जहां जहां क्वेश्चन में अभी तक हम स्ट्रिंग देख रहे थे, वहां स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता था, Yes, sir. स्प्रिंग का लेंथ कांस्टेंट नहीं होगा। स्प्रिंग का लेंथ चेंज कर सकता है। अब चेंज कर सकता है तो क्या क्या चेंज करेगा? उसमें इलोंगेशन हो सकता है, उसमें कंप्रेशन हो सकता है ना? इलोंगेशन या कंप्रेशन में से कुछ भी हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्टोरिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स लगाएगा। उस रेस्टोरिंग या अपोजिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. और ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इतनी बातें सीखे?
इतनी बातें सीख गया ना? हाँ सर। अच्छा, अब रही बात स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो इतने से आपका इस चैप्टर में काम चलेगा, लेकिन आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत इसमें तो नहीं होगी, लेकिन जानने रहोगे तो थोड़ा सा सोचने का तरीका अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, इसको हम लोग जब इलास्टिसिटी चैप्टर में जाएंगे तो डिराइव भी करेंगे कि ये के होता कितना है, मतलब कहां से आया ये के, ठीक है? तो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से, जो कि हम लोग एक साल बाद पढ़ेंगे, ये जो के होता है एक्चुअल में y a अपॉन l होता है। y को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्प्रिंग का मतलब लिटरली स्प्रिंग से मत लीजिए, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग है। Yes, sir. तो स्प्रिंग एक टेक्निकल वर्ड है, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्प्रिंग ही कहते हैं। ए होता है उस ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस सब की मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में आपको, मैं सिर्फ इसलिए ब्रॉडर में बता देता हूं ताकि कहीं आपको ये न लगे कि ये कहां से आ गया। और एल होता है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और जैसा मैंने कहा, इसका डेरिवेशन हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. दूसरा एक और पॉइंट बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। यहीं से ये भी दिख रहा होगा आपको कि अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। बुक में केवल लिख देता है, लेकिन मैं केवल लिख नहीं दूं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसीलिए ऊपर वाला लिखा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, सपोज ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मैं इसको दो पार्ट में मान लो कट कर दिया, तो अब मेरे पास दो आइडेंटिकल पार्ट में किया, तो मेरे पास दो स्प्रिंग बन गए, एक ये और दूसरा ये। इसका नेचुरल लेंथ L0 था, तो इसका नेचुरल लेंथ हो गया L0/2 और इसका भी नेचुरल लेंथ हो गया L0/2। लेकिन अब अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इसका 2k हो जाएगा। Yes, sir. समझ आ रहा है? यही अगर 1/3 कट करते तो 3k होता। Yes, sir. ये बात समझ आई? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, बट फिर भी बता दे रहा हूँ कि कहीं छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया। यही अगर इसको कट करके मैं L0/3 कर दिया, तो अब इसका लेंथ 3, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा, है ना? दूसरा वाला पार्ट कट कर दिया, मान लो इसका लेंथ हो गया 2L0/3, तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा?
3k/2 वेरी गुड, 3k/2। तो यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ सर। सर कॉपी कर लो। अच्छा, एक एक करके पहले इतना कॉपी कर लो। बोलो। सर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, सबका हो गया? यस सर।
हो गया? एक मिनट सर लास्ट ये बने? यस सर यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो, नो सर कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? तो स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अब जाके जरा सा देखना है एससी वर्मा में। जितने क्वेश्चन है सब में फॉर्मूला के नाम पर एक के एक्स का फॉर्मूला ही बच गया आपको, उसमें से भी के दिया रहेगा, ठीक है? उसमें से भी क्वेश्चन में के दिया रहेगा, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा करने को रहता नहीं है, इजी है। हाँ, जब इलास्टिसिटी चैप्टर में हम लोग आएंगे ना, तब ये बहुत ज्यादा आपका इसका एप्लीकेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चिंदी रहता है। अब हम लोग एक कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ। स्प्रिंग वाले एक दो इजी क्वेश्चन करें। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ सर। कोशिश कीजिए, इसको इजी क्वेश्चन है। इससे आपको स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा।
बोलो, आया आंसर? बोलिए। आया आंसर? बट आवाज आ रही है? Yes, sir. आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया? Sir, 5. देखो इधर, इस 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अभी इस स्प्रिंग पर 2 + 1 दैट इज 3 kg है ना? टू प्लस 1 दैट इज 3 kg के बराबर फोर्स लगेगा ना? Yes. तो 3g फोर्स नीचे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है अभी, और अभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। होगा? अभी ये इक्विलिब्रियम में है। Yes, sir. तो स्प्रिंग फोर्स हो गया 3 kg। अब यही समझाना मेरा पर्पस है, इसलिए क्वेश्चन दिया था। आफ्टर रिमूविंग 1 kg ब्लॉक, समझो स्ट्रिंग और स्प्रिंग में क्या फर्क होता है, यहीं से समझ आ जाएगा। जैसे ही 1 kg ब्लॉक हटेगा यहाँ पर, तो अब इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था ये तो वही होगा जो पहले था, और जो मास 2 kg बच गया उस पर 2g फोर्स नीचे। अब ये मास 2 kg बच गया ना? Yes, sir. यस सर। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो 3 kg वेट के बराबर लग रहा है, मतलब इसको मैं 3g न्यूटन बोल देता हूं। तो अब ऐसा हो गया कि इस पर 2g नीचे लग रहा है और 3g ऊपर लग रहा है। तो 2g नीचे और 3g ऊपर, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3g माइनस 2g अपॉन 2 दैट इज g/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आंसर हो जाएगा। Yes, sir. तो समझना क्या है, आंसर आ गया होगा, बट समझना ये है कि स्प्रिंग फोर्स, सब ध्यान से समझो इस बात को, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छे क्वेश्चन, फिर वही मैं असाइनमेंट दूंगा, फंस जाओगे नहीं, तो इसलिए समझो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या फर्क है। जैसे अगर इसमें से, अगर ये स्ट्रिंग होता और स्ट्रिंग से 1 kg निकलता, तो स्ट्रिंग का टेंशन पहले 30 न्यूटन था, अब 20 न्यूटन हो जाएगा, Yes, sir. और ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन स्प्रिंग का टेंशन 20 न्यूटन नहीं होगा, वो वही होगा जो ब्लॉक 1 kg के गिरने से पहले था, है ना? क्योंकि स्प्रिंग का टेंशन तो उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है ना, स्प्रिंग फोर्स।
तो 1 kg ब्लॉक गिरने के बाद वो अपना लेंथ रिट्रेस करेगा, तब जाके वैसा होगा। बट एट द मोमेंट 1 kg ब्लॉक ड्रॉप हुआ, उसमें एक्सटेंशन तो उतना ही है, यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स उतना ही रहेगा। यही साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि एक्सीलरेशन 0 होगा, बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग will adjust itself to 20 Newton from 30 Newton instantly। ये बात समझे? Yes, sir. लेकिन स्प्रिंग में इंस्टेंट रिडक्शन नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ये डिफरेंस सिखाना पर्पस है, और इसीलिए स्प्रिंग को हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। तो देखोगे बाइक का, कार का, ये सब का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन, उस सब में स्प्रिंग यूज होता है। क्योंकि जैसे गड्ढा आया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, अब गड्ढा हटेगा और ये तुरंत अगर रिलीज हो जाए तो राइडर गिर जाएगा ना। तो ये अपना नेचुरल लेंथ रिगेन करने में टाइम लेता है, धीरे धीरे। समझे मेरी बात? Yes, sir. इसीलिए स्प्रिंग के लोड पर किसी तरह का चेंज स्प्रिंग के इलोंगेशन में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाई स्प्रिंग इज बीइंग यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर। ये पॉइंट सिखाना पर्पस था। समझ आया मैं क्या कह रहा था? यस यस सर। कोई डाउट किसी को? तो मैं जो कुछ भी बोला इसको अपनी भाषा में आप लिख लीजिए, तो कॉपी कर लो, और मैंने जो कुछ भी कहा इसको अपनी भाषा में लिख लो। ठीक है? कोई थ्योरी नहीं है इसका कि मैं बोल के बताऊं। समझ आया? क्लियर है सबको? एज अ नोट मैं इसको लिख भी देता हूं। एनी चेंज in the load of a spring will take time to reflect in the change in extension oblique compression of a spring. Hence, a spring force
kx will not change instantly. क्लियर है सबको ये बात? आई बात समझ में सबको? Yes, sir. साथ ही मैं ये भी लिख देता हूं, अनलाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन में चेंज इंस्टेंटली होता है। क्लियर है? एससीबी के किसी क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में पड़ेगी आपको जरूरत। ठीक है? यही रीजन है कि स्प्रिंग is technically used as shock absorber. क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दूं? Yes. हाँ सर। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप लोग समझे या नहीं। ये इसका डायग्राम है, दिखा? यस सर। कोशिश करो जरा। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, तो देखने में वैसा लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बनाओ तो इसमें फंस भी जाओगे, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है जितना है मैं काम कर रहा हूँ।
बोलो, आया कुछ? बोलो। 2G और 0 यस सर। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला 2G और B 0। हो सकता है, देखते हैं। हाँ अब सर यही आया। इस मोमेंट पर ए पर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ए पर इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा होगा, स्प्रिंग नीचे पुल कर रहा होगा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लग रहा होगा। इसके बाद इस पर नीचे वाले पर mg नीचे लग रहा होगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा। यही कहानी होगी। अभी यही कहानी होगी। Yes, sir. तो इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर, इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर। अभी ऐसा होगा, और अभी सब इक्विलिब्रियम में है, मतलब t की वैल्यू 2mg के बराबर। अभी ये कहानी है इक्विलिब्रियम में। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया, ध्यान से देखो, जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया तो अब ये टेंशन 0 हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग पर इमीडिएट इफेक्ट करेगा। होगा ना? हाँ सर। और स्प्रिंग पर इमीडिएट इफेक्ट नहीं करेगा। तो ब्लॉक बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में से 2mg गायब हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए 2g डाउनवर्ड और एक्सीलरेशन ऑफ बी 0 रहेगा। यही आंसर आप लोग भी बोल रहे थे शायद। हाँ यस सर। सर। समझ आया सबको ये कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई सर। डाउट? हाँ सर एक बार आप वो बता सकते, जैसे ही एक बार काटेगा तो फिर 2mg 0 हो जाएगा उसके बाद? हाँ, तो टेंशन 0 हो गया है स्ट्रिंग का, हाँ सर। और स्प्रिंग फोर्स में इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg और स्प्रिंग का mg मिला के 2mg, वो वही रहेगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो इस हाँ पर सर। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg हो गया, मतलब इसका नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g हो गया। हाँ सर। इस केस में अगर देखें तो स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, है ना? तो mg, स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं हुआ, नीचे mg, दोनों mg, तो इसका एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद इन सब में चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, इमीडिएटली नहीं। ठीक है? यस सर। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। अगले लेक्चर में मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। बोलो। मतलब इस डायग्राम में जब हम लोग स्प्रिंग को काटेंगे तो मतलब वो ए स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा और ए नीचे आएगा ना 2g से। स्प्रिंग को नहीं काटा, स्ट्रिंग को काटा। हाँ मतलब स्ट्रिंग को काटने के बाद स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। यस। तो बाकी आप लोगों ने एससी वर्मा कर लिया है। बुकलेट में देखोगे तो एनएलएम और फ्रिक्शन मिक्स्ड है, बुकलेट Yes. मॉड्यूल में।
तो मॉड्यूल में एनएलएम के जितने क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें फ्रिक्शन वर्ड नहीं है वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? खुद से ढूंढ लोगे हाँ सर। Yes. हाँ सर। तो कॉमन सेंस है। सो आप एनएलएम का मॉड्यूल एससी वर्मा तो पूरा कर लिया आप लोगों ने, अब आप लोग एनएलएम के मॉड्यूल पे लग जाइए। और रही बात मेरे असाइनमेंट की, तो जैसा करते करते आपको दिख गया होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है? तो असाइनमेंट बोलोगे तो मैं केवल स्प्रिंग के ऊपर भी एक असाइनमेंट दे सकता हूँ, केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर भी एक असाइनमेंट दे सकता हूँ, केवल कंस्टेंट के ऊपर भी एक असाइनमेंट दिया होगा पहले शायद। हाँ सर। सर असाइनमेंट 3 और 4 है। हाँ, तो इस तरह के असाइनमेंट्स मैं और दे सकता हूँ। स्प्रिंग और नॉन इनर्शियल फ्रेम का नहीं दिया होगा, मैं दे दूंगा, लेकिन उसको धीरे धीरे खुद से करते जाओ, नहीं तो पता चला उसमें 100% तुम लोग डाउट के चक्कर में पड़ोगे। एससी वर्मा मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है, और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ ये ओवर एंड अबव, हर दिन 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करो खुद से हो, क्योंकि उसके डाउट डिस्कस करने बैठेंगे अगर आप लोगों के साथ, तो जितना आप लोग पूछोगे हैम हैंडेडली अप्रोच करने के बाद, तो एक चैप्टर में ही 1 साल लगा दोगे, ठीक है? तो आप लोग किसी मोमेंट पर तो डिसाइड करना होगा ना कि ये चैप्टर क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, पीछे से आप वो सब करते रहिए, और बीच बीच में हम लोग एक एक लेक्चर कभी हर 7-8 दिन के बाद डाउट बुकलेट का मॉड्यूल का ये सब डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़े? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। बाय।